नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल और अब बात करेंगे देवभूमि की। देश के संविधान को 75 साल आज पूरे हो गए हैं और ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि आप सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और ये संविधान हमें न केवल हमारे अधिकारों की जानकारी देता है बल्कि कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा भी प्रदान करता है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई के 26/11 आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। 26/11 मुंबई आतंकी हमले में समय काल पतित हुए देश के नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले मां भारती के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। आपका दम्य साहस और बलिदान देश के प्रति सेवा और राष्ट्र की सेवा सुरक्षा के प्रति हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 38वें राष्ट्रीय खेल की तारीखों में बदलाव हो सकता है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। दरअसल फरवरी से मार्च के बीच अब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा सकता है। आईओए और जीटीसीसी के बीच बैठक हुई है और बैठक में तारीखों को लेकर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब नई तारीखों का जल्द ही ऐलान कर सकते हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रही। दरअसल राष्ट्रीय खेलों की तारीखों में बदलाव हो सकता है। आईओए और जीटीसीसी की बैठक हुई और इस बैठक में खेलों की तारीख को लेकर विचार विमर्श किया गया। अब जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल की तारीखों में बदलाव होने की संभावना है, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल आईओए और जीटीसीसी के बीच संयुक्त बैठक हुई और इस बैठक में नई तारीखों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों की तारीखों में बदलाव की संभावना है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी और किस वजह से तारीखों में बदलाव किया जा सकता है? तो यहाँ पर यशराज से संपर्क टूट गया, एक बार फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये बड़ी खबर बता दें देहरादून से, जहां आईओए और जीटीसीसी के बीच बैठक हुई है और बैठक में खेल की तारीखों को लेकर विचार विमर्श किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है और ऐसे में इन खेलों की तारीखों में अब बदलाव भी किया जा सकता है। फरवरी से मार्च के बीच में नई तारीख के ऐलान की संभावना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही नई तारीखों का ऐलान भी कर सकते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर। तो फरवरी से मार्च के बीच हो सकते हैं राष्ट्रीय खेल। आईओए और जीटीसीसी के बीच बैठक हुई है और इस बैठक में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तारीखों को लेकर चर्चा की गई है, विचार विमर्श किया गया है और अब जानकारी के मुताबिक जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि फरवरी से मार्च के बीच में अब नई तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और इसी बीच 38वें राष्ट्रीय खेलों की तारीख तय की जा सकती है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केदारनाथ उपचुनाव जीत का जश्न लगातार मनाया जा रहा है। उपचुनाव और प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजयेंद्र अजय से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए।
केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट घोषित हो गया है। वहीं भाजपा ने प्रत्याशित जीत हासिल की है। जीत के बाद यदि देखा जाए तो प्रदेश कार्यालय में काफी खुशी का माहौल है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी स्वागत किया गया है। आइए बात करते हैं बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय से कि क्या बात रही। सर, केदारनाथ में कई मुद्दे को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर रही, लेकिन फिर भी आप अप्रत्याशित जीत दर्ज किए। देखिए, हम प्रारंभ से ही कह रहे थे कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ में विजय प्राप्त करेगी। कांग्रेस ने कई तरीके के हथकंडे अपनाए, दुष्प्रचार का उसने एक बहुत बड़ा अभियान संचालित किया और कांग्रेस का इतिहास भी रहा है कि उसने हमेशा से दुष्प्रचार करना, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, इस आधार पर राजनीति करते रहे और इसी कारण से वो वर्षों तक देश की और प्रदेशों की सत्ता पर काबिज भी रहे। लेकिन जनता आज उनकी वास्तविकता समझ चुकी है, इसलिए जनता ने उनको, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नकार दिया है कांग्रेस को। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस का पूरी तरीके से नकारात्मकता पर अभियान टिका रहा। उसमें मुद्दों को लेकर के दुष्प्रचार चलाते रहे वो, और लेकिन जनता ने उनके जो नकारात्मक जो अभियान था, दुष्प्रचार का जो अभियान था, उसको ध्वस्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को अपनी समर्थन दिया, अपना मत दिया। सर, लगातार देखा गया, यदि केदारनाथ मुद्दे पर देखें तो कई ऐसे मुद्दे, जैसे बुराड़ी दिल्ली में केदारनाथ मंदिर स्थापित करना, शिला ले जाना, इस प्रकार से कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर, साथ ही साथ बेरोजगारी को लेकर, पलायन को लेकर हमलावर रही कांग्रेस भाजपा पर। इसका आप देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस ने दुष्प्रचार का अभियान चलाया। केदारनाथ धाम को लेकर के उन्होंने विवाद खड़ा करने की कोशिश करी लगातार। वो जैसे शिलापट ले जाने वाली बात है, और हम लगातार कहते भी रहे, हमने सवाल भी किया कांग्रेस से कि कौन सी शिला ले जाई गई, ये बताइए, स्पष्ट करिए। लेकिन वो स्पष्ट नहीं कर पाए, वो झूठ फैलाते रहे। लेकिन जनता वास्तविकता समझती थी। इसी प्रकार से उन्होंने केदारनाथ धाम के गर्भगृह को जो स्वर्ण मंडित कराया गया है हमारे द्वारा, और एक बड़ी उपलब्धि है हमारे द्वारा कि जो आज केदारनाथ धाम का गर्भगृह है, वो स्वर्णमयी आभा और उसकी दिव्यता, भव्यता देश दुनिया के श्रद्धालु देख रहे हैं, लाखों लाखों श्रद्धालु देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने केदारनाथ धाम के उस प्रकरण को भी झूठ फैलाने की कोशिश करी। कभी का सोना पीतल हो गया, कभी का चोरी हो गया। इस प्रकार से उन्होंने जनता को भ्रमित करने का दुष्प्रयास किया, लेकिन लोगों ने, जनता ने कांग्रेस के मुंह पर तमाचा मार दिया है। इसी प्रकार से उन्होंने चार धाम यात्रा को डाइवर्ट करने को लेकर के भी बहुत बड़ा दुष्प्रचार का अभियान चलाया। लेकिन जो हमने आंकड़े, जनता वास्तविकता समझती थी, जो आंकड़े देख रहे थे लोग कि गत वर्ष कितने यात्री आए, इस वर्ष कितने यात्री आए। गत वर्ष जो चार धाम यात्रा के कपाट थे वो 25 अप्रैल को खुल गए थे। इस वर्ष जो कपाट थे वो 10 मई को, 12 मई को खुले। तो इस प्रकार से 15 और 17 दिन तो ये कम हो गए थे। उसके अलावा प्राकृतिक आपदा में तो किसी का भी बस नहीं हो चलता है। लेकिन उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, प्रदेश सरकार के प्रयासों से, जो हमारे केदारनाथ धाम का जो पैदल मार्ग था, मोटर मार्ग था, उसको बहुत त्वरित गति के साथ में उनको सुचारू किया गया, यात्रा को सुचारू किया गया। तो ये सारे तथ्य जनता देख रही थी, जनता वास्तविकता को समझती थी। कांग्रेस ने गाँव जा करके दुष्प्रचार का अभियान चलाया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से केदारनाथ धाम को विवादास्पद बनाने की कोशिश करी, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों का, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को विवादित करने का, उनके प्रति दुष्प्रचार करने का वो हमेशा से उनका इतिहास रहा है। और इसी क्रम में उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव में भी हथकंडा अपनाया। और जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। और कांग्रेसियों को इस प्रकार के दुष्प्रचार करने के लिए, झूठ बोलने के लिए हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। अंतिम प्रश्न है कि कांग्रेस लगातार कह रही है, महिला उत्थान की बात कर रही है। पिछले विधानसभा में कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 30% 36 आरक्षण देने की बात कही। वहीं भाजपा लगातार केदारनाथ पर 2 महिला कैंडिडेट उतारी। पिछले बार भी जो दिवंगत शैला रानी रावत हो गई, उनके जगह पर आशा नौटियाल को उतारा गया। क्या आपको लग रहा है कि महिलाओं के विकास की बात सिर्फ कांग्रेस करती है, जबकि भाजपा उसको अमली जामा उस पर पहनाती है? देखिए, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस केवल बात करती है, झूठ बोलती है, भारतीय जनता पार्टी उनका क्रियान्वयन करती है। आप प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं, इतनी योजनाएं हैं जिनमें कि महिलाओं को उत्थान को लेकर के, महिलाओं सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किए गए। चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे धामी जी की सरकार हो, अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा से झूठ बोलती रही है। अगर उनको महिलाओं के प्रति इतना ही उनको
प्रत्याशी क्यों नहीं उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव में उतारा? भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रत्याशी उतार करके भी दिखा दिया कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के हम कितने गंभीर हैं और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए भी हम प्रयासरत हैं। तो हमारे साथ बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र है, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा केदारनाथ उपचुनाव जो जीत है यह कांग्रेस के मुंह पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ धर्म की राजनीति करती है जबकि भाजपा धरातल पर काम करती है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 5 साल बाद यात्रा का फिर से शुरू होना बताया जा रहा है। 2020 से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद है, लेकिन अब ये फिर से शुरू होने जा रही है। दरअसल भारत चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात में सार्थक वार्ता हुई है और अब जानकारी के मुताबिक जल्द ही कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर शुरू होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। 2020 से ये यात्रा बंद थी, लेकिन अब भारत चीन के विदेश मंत्रियों के बीच जो सार्थक वार्ता हुई है उसके बाद यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। प्रदेश में बीते कुछ समय से लगातार सड़क हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं सड़क हादसों पर अब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दुख जताया और उन्होंने कहा कि इन सब को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में इन हादसों में कमी लाई जा सके। एक्सीडेंट्स बहुत इस बीच में हुए हैं, चाहे वो हमारी अल्मोड़ा की घटना हो, देहरादून की घटना हो, कल ऋषिकेश में घटना हुई है। पहले तो मैं जो मृतक हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूँ वो जिस प्रकार से उनकी मौत हुई है उनको सदगति प्रदान करें। और ये दुख का विषय हम सबके लिए तो है ही है। और नशे की जहाँ तक बात है, एक्सीडेंट नशे के कारण भी हो रहे हैं, अन्य भी कारण बनते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सरकार इसमें गंभीर है और प्रयास करेंगे कि ये जो हमारे बढ़ते हुए एक्सीडेंट हैं इस पे नियंत्रण हम कर सकें। निश्चित रूप से इस पे हम काम करेंगे। देहरादून जू में अब वन्यजीव प्रेमियों के लिए बाघ के दर्शन सुलभ हो सकेंगे। चिड़ियाघर प्रशासन ने यहां मौजूद बाघ बाड़े को आम जनता के लिए खोल दिया है। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। दरअसल ये पहली बार है जब जू में बाघ लाए गए हैं, जिन्हें 2 अलग अलग बाड़ों में रखा गया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उसकी जो नियम है उसके तहत इस बाड़े का हमने निर्माण किया और उसके बाद बाकायदा ये जो 2 बाघ यहाँ पे थे, जिसमें एक जो है जिसको 26 फरवरी को CWL उत्तराखंड की स्वीकृति के बाद यहाँ लाया गया था और ये धनी बांगर गोलापार हल्द्वानी तराई ईस्ट से 23 फरवरी को उसको यहाँ लाया गया था। और उसी तरह दूसरा जो D5 है वो 4 वर्ष 9 महीने का और उसको धनगढ़ी सरदुली रेंज से 16 फरवरी 23 को यहाँ लाया गया था। और इन दोनों को बाघों को यहाँ लाने के बाद हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि CJD की में परमिशन मिले और अब सेंट्रल जू अथॉरिटी की परमिशन मिलने के बाद बाकायदा आज इनका हमने लोकार्पण कर दिया कि ये जनता को देखने के लिए इस बाड़े में, और निश्चित रूप से जो टाइगर प्रेमी लोग हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे और इससे इस जू को भी एक बड़ा। और श्री रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वरोजगार का जरिया बन रहा है राज्य में दुग्ध उत्पादन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे 10 साल में उत्तराखंड में 30% दुग्ध उत्पादन बढ़ा है, जिससे कि अब लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। 3 लाख लीटर प्रतिदिन दूध उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है। तो साथ ही आपको बता दें कि दूध उपार्जन से जुड़ी लगभग 2650 सहकारी समितियां हैं जो कि इस व्यापार से जुड़ी हैं और दुग्ध उत्पादन से जुड़े लगभग 53,000 किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से।
प्रदेश में अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। अब तक नवंबर महीने में बारिश सामान्य से बहुत कम हुई है। इस पर जानकारी देते हुए मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इस सीजन में अब तक सामान्य से 90% कम बारिश हुई है और एक बार फिर 1 या 2 दिसंबर को बादल छाने की संभावना है, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल कम जताई जा रही है। और अगर नवंबर मंथ की हम बात करते हैं तो इसमें जहाँ बारिश या बर्फ़बारी की अगर बात करें उत्तराखंड के लिए, तो ये सबसे ड्राई मंथ हमारा है। इसका अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो 6.4 mm के आसपास है। और इस समय तापमान देखें तो तापमान हमारे करीब करीब सामान्य के आसपास ही चल रहे हैं। 1-8 डिग्री ऊपर नीचे इस तरह का है, बाकी सामान्य के आसपास है। हाँ, ये है कि बारिश नहीं होने से चाहे वो पॉल्यूटेंट्स है या एरोसोल्स है, उसका वो कहीं ना कहीं बढ़ता है फिर हवा में। अगर बारिश नहीं होती, बारिश होने से ये सब चीज़ें सेटल होती है, तो वो ठीक हो सकता है कि थोड़ा पॉल्यूशन लेवल हायर साइड पे होगा। लेकिन अदरवाइज देखें तो नॉर्मल है। इस समय जो विंड है पैटर्न या फिर जो है टेम्परेचर है, ये सब नॉर्मल के आसपास है। और ऐसे तो फेयर वेदर आपको दिख ही रहा है, धूप अच्छी खिल रही है और कोई फॉग या इस तरह की चीज़ें अभी तक नहीं मिल रही हैं, तो वो चीज़ें ठीक हैं। और बारिश की जहाँ तक बात है तो इस मंथ में सबसे कम होती है ऐसे भी, और अभी 8 से 10 दिन आगे भी देखें तो उसमें भी कोई बारिश की संभावना नहीं है। खटीमा ब्लॉक परिसर में खटीमा का सबसे ऊंचा तिरंगा स्थापित किया गया। ये तिरंगा 111 फीट ऊंचा है और इसके साथ ही देश के महान विभूतियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस सहित कई सेनानियों की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। इस दौरान सशस्त्र सीमा बल के जवानों की ओर से तिरंगे झंडे को सलामी दी गई और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं खटीमा की। इस प्रदेश के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी की प्रेरणा से और सहयोग से खटीमा क्षेत्र में आज ब्लॉक प्रांगण में 111 फीट का झंडारोहण किया गया। साथ साथ उनके 7 विभूतियों का भी यहाँ पे निर्माण कराया गया, जो एक एकता का प्रतीक और संदेश मिलता है। जो हमारा देश लघु भारत प्रदेश हमारा उत्तराखंड है, उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। और लघु भारत के विशेष ध्यान पे रखते हुए यहाँ पे सभी जाति, धर्म और प्रेम भावना से रहने के लिए सबको यहाँ पे बधाई और शुभकामनाएं का प्रतीक दिया गया। मसूरी में माल रोड और इंदौर बाजार के क्षतिग्रस्त सड़क का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारियों ने संबंधित विभागों को माल रोड को व्यवस्थित किए जाने के निर्देश भी दिए हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मसूरी की। सबसे पहले तो मैं जिलाधिकारी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसे डीएम बिरले ही मिलते हैं। जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका है, त्वरित गति से मैं उनके काम से क्या जनता उनके काम से बहुत इम्प्रेस है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे, वो एसडीएम महोदय ने फिर अपने जो जितने भी विभाग हैं उनको आज निर्देशित किया। आज हमने जितने काम बचे हुए थे, जिनसे जनता को असुविधा हो रही थी, पर्यटकों को परेशानी हो रही थी, आज हमने वहाँ से लेके आपका लाइब्रेरी से लेकर लंढौर तक जो है इसमें निरीक्षण करा दिया। इनको जो रोड ये धस रही है लंढौर की, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। 1.5 साल पहले भी इसका हुआ था, मगर बात आती है चली जाती है। मगर ये इतना खतरनाक बन चुका है कि अगर ये गिर गया तो ये पूरी बिल्डिंगें लेके जाएगा, सैकड़ों लोगों की जान लेके जाएगा। तो इससे पहले इसको ठीक करना होगा। जो माल रोड पे जितने चैम्बर ऊंचे उठे हैं, जो चैम्बर फिसलन है, वो पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका ये मिलके काम करेंगे। और जो हाईवे, नेशनल हाईवे पे जो आपका देखा होगा लाइब्रेरी से नीचे एक क्रैश बैरियर लगा है, वो बहुत ऊंचा है, उसे ठीक करने के लिए बोला गया है। प्रदेश में सशक्त भू कानून की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल सरकार की ओर से विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीनों की जांच शुरू कर दी गई है। इसी के तहत कुमाऊं मंडल क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर से अधिक और विशेष अनुमति से खरीदी गई जमीनों की जांच के लिए कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के राजस्व अधिकारियों, एसडीएम की बैठक ली।
कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि अभी तक कुमाऊं मंडल में 250 वर्ग मीटर से ऊपर भूमि खरीद में 100 मामले उल्लंघन के और विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीन के मामले में 130 उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। मिलती हैं जमीन खरीदने की, जिसमें कृषि भूमि की अनुमति है, औद्योगिक प्रयोजन की अनुमति है। इसके अलावा 250 वर्ग मीटर से कम में जो कोई व्यक्ति उत्तराखंड से बाहर के हैं, जिनको कोई भी अनुमति नहीं चाहिए, वो भी ज़मीनें खरीदते हैं। तो इसमें क्या जो वर्तमान पॉलिसी है उसके तहत पहली बात तो जिस पर्पस के लिए वो ले रहे हैं वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए मैंने अब सभी डिस्ट्रिक्ट से कुछ प्रतिनिधि बुलाए थे। और कुमाऊं में अगर वायलेशंस की बात करें, यद्यपि हम पूरा भी नहीं देख पाए हैं क्योंकि जो 250 वर्ग मीटर वाली मैटर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, इसमें वक्त लगेगा 2-3 महीने का और, लेकिन जितने देख पाए हैं उसमें से अभी लगभग जो विशेष प्रयोजन वाले 130 वायलेशंस उसमें हैं और जो 250 वर्ग मीटर वाले हैं लगभग 100 के वायलेशंस आसपास उसमें हैं। चलिए उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।